IBN 7 हौसला है। पाकिस्तान का इस समय दोहरा रुख है। जम्मू कश्मीर में सीमा पर एक तरफ पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के रेंजर्स गोले दाग रहे हैं और साथ ही साथ दुनिया के सामने इल्जाम यह लगा रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को छोटे युद्ध में, लो इंटेंसिटी वॉरफेयर में उलझा रहा है। लेकिन सच तो यह है कि पाकिस्तान इस साल के पहले और साल की शुरुआत के बाद से भी LOC पर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीजफायर के लगातार धज्जियां उड़ा रहा है और सीमा पर भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों पर अंधाधुंध फायरिंग भी की जा रही है। आज भी पाकिस्तान ने सांबा और कठुआ में गोले बरसाए, जिसमें एक BSF का जवान शहीद हो गया। भारतीय फौज ने भी पाकिस्तान की गोलीबारी का जमकर जवाब दिया है। मेंढर में कुछ आतंकवादियों के घुसने की आशंका है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से लगी सीमा पर हालात बेहद तनाव वाले हैं। भारत की कड़ी चेतावनी के बाद भी पाकिस्तान सीजफायर का लगातार उल्लंघन कर रहा है। एक दिन की खामोशी के बाद पाकिस्तानी रेंजरों ने रविवार रात को फिर से सांबा और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में जमकर फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में BSF का एक जवान शहीद हो गया। सुरक्षा बलों के मुताबिक पाकिस्तान फायरिंग की आड़ में सीमा पार बैठे आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराने की फिराक में है, लेकिन BSF की मुस्तैदी के चलते उसके ये मंसूबे पूरे नहीं हो पा रहे। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत पाकिस्तान को छोटे युद्ध में उलझाए रखना चाहता है, ताकि पाकिस्तानी फौजें इसमें उलझी रहें और पाकिस्तान अपने घर में चल रहे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कामयाब न हो पाए। वहीं रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि पाकिस्तान इस तरह के बयान देकर असली मुद्दे से सबका ध्यान भटकाना चाहता है। They are trying to sort of divert attention, in which India is also a part of that. नए साल की शुरुआत से ही पाकिस्तान की ओर से जारी गोलाबारी की वजह से सीमा पर बसे लोगों में दहशत है और वो सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों में सांभा, कठुआ और हीरानगर से लगभग 4000 लोगों ने पलायन किया है। गोलीबारी में 200 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि कई मवेशी मारे गए हैं। इस साल अब तक 4 जवान शहीद हुए हैं और एक महिला की मौत हुई है, जबकि 12 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। पाक रक्षा मंत्री के बयान से साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। वह घुसपैठ करवाने के मकसद से ही लगातार सीमा पर फायरिंग कर रहा है, जिससे सीमावर्ती लोगों में खौफ बना हुआ है। कैमरामैन राजवीर के साथ पवन शर्मा, जम्मू, IBN 7। किससे लूं? इस समय चर्चा के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल साहब, ANI के एडिटर स्मिता प्रकाश इस वक्त हमारे साथ हैं और रक्षा मामलों के 2 जानकार हमारे साथ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान हमारे साथ हैं और कर्नल अनिल कौल हमारे साथ हैं। और कर्नल अनिल कौल के अलावा इस वक्त पाकिस्तान के सूचना मंत्री रहे जावेद जब्बार इस वक्त पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। सबसे पहले कर्नल कौल आपके पास आ रहा हूं और मेरा सीधा सवाल यह है कि क्या सोचकर अमेरिका इस वक्त यह कह रहा है कि पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, खास तौर पर लश्कर तोयबा के खिलाफ? देखिए, ये तो बड़ी सोचजनक बात है कि पहले तो आपने शुरू किया सारा कुछ और फिर ब्लेम हमारे ऊपर डाल रहे हैं। ये कोई खास मजे की बात नहीं है और अफसोस ये है कि जो चीज जिसको इन्होंने खुद पाली है वही इनको डस रही है और ये हमारे ऊपर ब्लेम डालने से तो कोई फायदा नहीं होगा। और जो लश्कर तैयबा है और जिसको इन्होंने पूरा इजाफा दिया है वहां पे हफीज सईद को, उसने अब सही रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं और उसका एक 1 पॉइंट एजेंडा है हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ना। और वो किसी भी तरीके से अगर इतिहास के पन्नों को आप पलटे तो एक बहुत पुरानी कहावत है, किलिंग देम बाय 1000 कट्स। ये उसी चीज का आगे प्रचार किया जा रहा है और उसी चीज का ग्राउंड पे इसका इफेक्ट दिख रहा है हमको सबको। जनरल राज कादियान, आपके पास आना चाह रहा हूं इस वक्त और पाकिस्तान से मेहमान हमारे साथ जुड़ने ही वाले हैं। थोड़ा सा ये बताएं कि पाकिस्तान का भी इस समय पे एक आरोप लग रहा है और ये कहना है कि लो इंटेंसिटी वॉरफेयर भारत की तरफ से हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान इतने लंबे समय से एक पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके बैठा हुआ है और लो कॉस्ट हाई इंटेंसिटी वॉर चला रहे हैं दशकों से।
देखिए, पाकिस्तान चाहे जो भी इल्ज़ाम लगाए भारत के खिलाफ, लेकिन दुनिया इसको मानती है कि आतंकवाद की जो जड़ है, जो मदरबोर्ड है, वो पाकिस्तानी सॉइल पर है। और ये उम्मीद की जाती थी कि कम से कम पेशावर के झटके के बाद तो वो आतंकवाद को जो स्टेट पॉलिसी बना रखा है उसमें थोड़ी तब्दीली लाएंगे, लेकिन कुछ नहीं बदला। नवाज शरीफ साहब ने खुद पेशावर में जो हमला हुआ उसमें ये नहीं कहा कि आतंकवादी अच्छे बुरे नहीं होते, उन्होंने सिर्फ तालिबान के बारे में बोला। वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ इशारा है जो उनको हिट कर रहे हैं, जो लश्कर तैयबा है, जैसे मोहम्मद है जो पंजाब में और पीओके में ऑपरेट कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा। वो तो उनकी मदद, उन्होंने तो इलेक्शन में उनकी मदद ली थी, कैसे बोलेंगे उनके खिलाफ। तो पाकिस्तान का इल्जाम लगाना तो दुनिया उस पर हंसेगी सिर्फ। ये पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई है। ये हाफिज सईद खुलेआम घूम रहा है। अभी खबर थी कि वो ओसामा बॉर्डर पर उसके नारे लग रहे हैं, पता नहीं खुद आ रहा है या वो तो खैर आ सकता है अपनी टेरिटरी में कहीं भी आए। लखवी जो रखा नाम के वास्ते जेल में, हाफिज सईद पर विस्तार से जानकारी है हमारे पास में कादियान साहब, उस पर भी चलेंगे, लेकिन हमारे पास पाकिस्तान से हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास इस वक्त चलते हैं। पाकिस्तान के पूर्व सूचना मंत्री जावेद जब्बार साहब। जावेद साहब, अब पाकिस्तान यहां से आगे रास्ता क्या दिख रहा है? भारत को पाकिस्तान कैसे एंगेज करना चाहता है? एक तो आपकी दावत का शुक्रिया, लेकिन बड़ा अफसोस है कि इससे कबल कि आप मेरी गैर कीमती राय पूछें, आपके अपने चैनल का अंदाज, आपकी गुफ्तगू, आपकी जबान और आपके मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का अंदाज, नजरिया पाकिस्तान के बारे में इतना हतमी है कि हमारा मौक़िफ़ तो एक तकल्लुफ़ के तौर पर आपने मुझे फोन किया लगता है, क्योंकि आपका जहन तो बन चुका है कि पाकिस्तान में जो रिवायती प्रोपेगेंडा है कि ये एक टेरर का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी का मरकज है, जबकि मेरी राय में ये सदर ओबामा की विजिट की सब तैयारी है। मैं जनरल मुशर्रफ के साथ काबीना में शिरकत कर रहा था सन 2000 में जी। जब उनके आने से कबल कश्मीर में जो कत्ल किया गया कई लोगों को, मासूम लोगों को, और उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पे ठहराई गई ताकि पाकिस्तान को और बदनाम किया जाए अमेरिकी सदर के आने से कबल। जब्बार साहब आप आगे बढ़े। मेरी बात देखिए, आपके पास दो नहीं, आपके पास दो आपने मेहमान थे, प्लस आपने फ्रंट लाइन से रिपोर्ट भी ली है, तो कुछ मुझे वक्त इनायत करें, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जी मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि बायलैटरलिज्म की बुनियाद अगर हम रखेंगे तो ये कभी तय नहीं पाएगा कि जिम्मेदार कौन है। बायलैटरलिज्म बेशक आप जारी रखें, लेकिन ये इल्जामात जो लगते रहते हैं कि आपने पहले शूटिंग की, हमने पहले फायरिंग की, इसके लिए एक गैर जानिबदार, न्यूट्रल, इंडिपेंडेंट, मल्टीलैटरल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नागुज़ीर है, जरूरी है, क्योंकि किसकी बात सच है, किसकी बात गलत है, ये कौन तय करेगा? इंडिया को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो तय करे कि क्या सच है, न पाकिस्तान को वो हक पहुंचता है कि वो तय करे कि क्या सच है। तो जहां पर आप इंडस वाटर्स ट्रीटी में और दीगर और मामलात में थर्ड पार्टी के रोल को तस्लीम करते हैं, यू रिकग्नाइज द रोल ऑफ एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। जावेद जब्बार साहब, इस मामले में आपकी बात हमने समझी। अभी जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसके नेता सुधांशु त्रिवेदी आपकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, उनसे जवाब ले लें पहले। सुधांशु जी। देखिए, अभी जो पाकिस्तान के प्रतिनिधि महोदय कह रहे थे, मैं उनसे उन्हीं की जबान में एक बात कहना चाहूंगा कि ये उनका इल्जाम सरासर गलत है कि हिंदुस्तान का नजरिया पाकिस्तान के बारे में एक तरफा है। भूल जाइए आप हिंदुस्तान के नजरिए को। तमाम मगरबी मुल्कों की राय शुमारी देख लीजिए, पाकिस्तान के बारे में, दहशतगर्दी के बारे में क्या कहना है उनका। चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, वो मुल्क जो आपको कि सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है, वहां की वजीर दाखिला हिलरी क्लिंटन ने क्या बोला था कि आप सांप पाल रहे हैं बगल में। चलिए, आप इस बात को लेकर अपना अपना नजरिया रख सकते हैं कि सीमा पर फायरिंग हमने पहले की या आपने पहले की। ये बताइए, हुर्रियत से बातचीत किसने शुरू की, हमने या आपने?
कारगिल में घुसपैठ किसने की थी, हमने या आपने? इस पे तो किसी भी प्रकार की दो राय नहीं है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, आपके प्रधानमंत्रियों ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में यह शब्द बोले हैं कि हम 1000 साल घास की रोटी खाएंगे पर हिंदुस्तान के मुकाबले में एटम बम बना के दिखाएंगे। हमारे यहां किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, किसी ने भी कभी पार्लियामेंट में उस लेवल के नेता ने कभी भी ऐसी बात नहीं बोली है। क्योंकि आपका सारा वजूद और आपके यहां प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहां तो मुख्तलिफ इदारे हैं, आपके यहां खुद मुख्तार इदारे हैं, खुद मुख्तारी फौज की है, खुद मुख्तारी दहशतगर्दों की है। इस वजह से जिनका की पूरा का पूरा नजरिया हिंदुस्तान के खिलाफ है और आपकी हुकूमत चाहकर भी बेबस रहती है, इसलिए उनको उसके हिसाब से घूमना ही पड़ता है। हकीकत यह है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इस बुरे हालात में है। मैं ये मान रहा हूं, मैं अटल जी की कविता की एक लाइन कहता हूं कि आग से खेल खेलने का शौक बुरा होता है, पड़ोसी के घर में आग लगाने का सपना अपने ही घर में सदा खरा होता है। आज पाकिस्तान की जो हकीकत है ये उससे दिखाई पड़ रही है। जमातुल दावा की आप रैली करते हैं लाहौर में, ये बताइए वहां पर आप कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, तो वहां रेलवे आपका जवाब देना चाह रहे हैं, ट्रेनें चलती हैं, वो क्या नॉन स्टेट एक्टर्स चला देते हैं? जब्बार साहब क्या जवाब दूंगा? ये आप तकरीर कर रहे हैं कहीं पर या गुफ्तगू करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं? आपके फिर कमेंट्स में मेरा मौकिफ जो है कि भाई अगर हम एक दूसरे को पर एतमाद नहीं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप हिलरी क्लिंटन का सहारा ले रहे हैं। अरे बाबा, मुझे कोई फिक्र नहीं कि हिलरी क्लिंटन क्या कहे और फलाना क्या कहे। आप जो बायलैटरलिज्म के इतने यकीन रखते हैं तो बायलैटरलिज्म में ये तो तय करें, क्योंकि शिमला अग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि अगर बायलैटरल तरीकेकार नाकामयाब हो तो दोनों पार्टीज की रजामंदी से एक थर्ड या इंटरनेशनल मैकेनिज्म इस्तेमाल करें अपने झगड़े फसाद को तय करने में। आप तुले हुए हैं कि हर मामले में आप थर्ड पार्टी को दाखिल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे जो अहम मामला है कश्मीर, उसमें आप नहीं चाहते कि यूनाइटेड नेशंस का कोई ऑब्जर्वर आपके सीज फायर लाइन के करीब आए। जवाब चाहते हैं कि सुधांशु जी 30 सेकंड में आप जवाब दें, फिर मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज बोलना चाह रहा हूं। मीम अफजल साहब भी है, स्मिता प्रकाश भी है। सुधांशु जी मैं सिर्फ एक वाक्य में कहूंगा, जब्बार साहब जो कह रहे हैं शिमला एग्रीमेंट में जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने साइन किया था उसको छोड़ दीजिए, जनरल मुशर्रफ ने जो बोला है 2004 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, क्या उससे भी वो मुतालिक नहीं रखते हैं? अगर इस तरीके से आपके जो सदर रियासत लोग हैं उन्होंने जो जो लिखा, लिखित में बयान दिया, ऑफिशियल बयान दिया, अगर आप उससे भी इस ढंग से मुकरने लगेंगे कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की बात कहेंगे, मैंने तो उन थर्ड पार्टियों के एग्जाम्पल आपको गिनाए हैं कि वो आपके बारे में क्या राय रखते हैं। अरे क्या यार, ये एक थर्ड पार्टी हम आपको गिनाएंगे, आपके बारे में लोग क्या राय रखते हैं? ये डायलॉग का तरीका नहीं है कि एक दूसरे के बारे में इतनी बुरी बात कर। मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूं आपके बारे में और मैं लिख भी चुका हूं, लेकिन मैं इस गुफ्तगू को उस लेवल पे नहीं लाना चाहता। मैं आगे देखना चाह रहा हूं, मैं एक कंस्ट्रक्टिव प्रपोजल पेश कर रहा हूं कि बजाय इसके कि टीवी चैनल्स पर और डेली गुफ्तगू में एक दूसरे को एक दुश्मन के तौर पर देखें, आप एक तीसरी पार्टी को बिठाएं और दोनों को ऑब्जर्व करने दें, दोनों तरफ। मीम अफजल साहब भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, डिप्लोमेट रह चुके हैं जावेद जब्बार साहब। मीम अफजल साहब, क्या कोई स्पेस है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई तीसरी शक्ति आए? मेरे ख्याल से डायलॉग तो इससे काफी आगे बढ़ गया है, बात तो आपस में ही करनी पड़ेगी। देखिए, जावेद जब्बार साहब बड़ी अच्छी जबान बोल रहे हैं, काश के पाकिस्तान के हुक्मरां भी वही जबान बोलें। जिस तरह की गुफ्तगू वो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी लगी हमको। मैं ये कहना चाहूँगा कि जावेद जब्बार साहब ने कहा कि जब कोई मसले का हल ना निकले तो तीसरी पार्टी। मैं बात शुरू करता हूँ टेररिज्म से, दहशतगर्दी। आपके यहाँ 45,000 लोग मारे जा चुके हैं और अभी जो बच्चों के साथ हुआ उसके बाद कुछ थोड़ी बहुत लगा था कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये एहसास हुआ कि हमें कुछ करना चाहिए। हमारी तरफ से पूरी हमदर्दी और मोहब्बत का इजहार किया गया, हमने उन्हें अपना बच्चा समझा और हमने वही रेस्पॉन्स किया था जिसकी आप हमसे तवक्के करते हैं। लेकिन उसके दूसरे ही तीसरे दिन जिस तरह जमानत मिली लखवी साहब को और उसके बाद फिर 14 दिन के पहले ही हाई कोर्ट ने जमानत दे दी, फिर आपने उनको अरेस्ट कर लिया,
तो मुझे लगता है कि दहशतगर्दी के हवाले से आपका नजरिया दो है। जावेद साहब के पास मीर साहब मैं जवाब दूं उससे पहले स्मिता प्रकाश हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, भारत पाकिस्तान को समझती हैं। स्मिता, यहां पर कितनी स्पेस है? जैसा कि जावेद जब्बार साहब कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि हम बात करके और कहीं मामले को किसी नतीजे पर पहुंचाए, पर वो स्पेस है? फिलहाल तो कोई स्पेस दिख नहीं रहा है। पहली बात तो क्यों? हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे, तो ट्रस्ट या डिस्ट्रस्ट या मिसट्रस्ट की बात ही नहीं उठती। तो इसलिए इस मौके पर मैं तो यही कहूंगी कि हम जो कहते हैं कि ये जो लो कॉस्ट हाई इंटेंसिटी वॉरफेयर जो चल रही है दोनों मुल्कों के बीच में, जो पाकिस्तान अब कह रहा है कि भारत जो है वो लो कॉस्ट और हाई इंटेंसिटी वॉर कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, इससे मैं यही कहूंगी कि भारत ने अभी तक कोई ऐसे डिसीजन नहीं लिया हुआ है। कोई इसके लिए एक पॉलिटिकल डिसीजन लेना पड़ता है। भारत ने कभी ये किया नहीं है और ना ही करने वाला है मेरे हिसाब से। दूसरा ये जो हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान बौखला गया है, ये हेलो जी हम आपको सुन रहे हैं। बुखला गया है? कोई बुखलाहट नहीं है पाकिस्तान में, कोई बुखलाहट नहीं है पाकिस्तान में, खुदा न खास्ता। सबका बहुत बुलंद है एतमाद और हौसला। ये गलत फहमी है अगर कोई कह रहा है कि बौखला गए हैं। हाँ, कोई मैं कह रही थी कि पाकिस्तान, ये जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान बौखला गया है, पाकिस्तान बौखलाया नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में एक स्ट्रैटेजी है ऑफ एसिमेट्रिकल वॉरफेयर। जो इनके जिहादीज हैं वो एसिमेट्रिकल वॉर कर रहे हैं भारत के ऊपर। तो ये जो हम बॉर्डर पे देख रहे हैं, इसके लिए उनका जवाब है। हम अगर वो हमारे एक मारते हैं, हम उनके दो मारते हैं, फिर वो 3 या 4 मारते हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब वो हमारे गली कूचे में घुस के हमारे यहाँ जो उनके स्लीपर सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करेंगे। स्मिता आप जो कह रही है इंपॉर्टेंट बात है। जब्बार साहब नाराज मत होइएगा, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया में जो इंटेलिजेंस आ रही है, कौल साहब भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन जब्बार साहब आपके पास आऊं उससे पहले एक रिपोर्ट, जब्बार साहब एक रिपोर्ट प्लीज देख लीजिए पहले, जो कि इंटेलिजेंस सोर्सेज के जरिए आ रही है और खास तौर पे इसमें हाफिज सईद का जिक्र है। पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आपके पास आ रहे हैं हम। समंदर के रास्ते 26/11 जैसे हमले की नापाक साजिश तो नाकाम हो चुकी है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि आतंक का आका हाफिज सईद 26 जनवरी के दिन भारत में बड़े हमले की तैयारी में है। भारत को दहलाने की साजिश में हाफिज सईद के साथ साथ आईएसआई के अफसर भी शामिल हैं। हाफिज सईद ने 26 जनवरी को बड़े हमले की साजिश तैयार की है। साथ ही हिमाचल प्रदेश के किसी बड़े होटल को भी निशाना बनाने की साजिश है। होटल में रहने वाले विदेशी सैलानियों को बंधक बनाने की तैयारी है। पीओके में दी गई है 500 आतंकियों को ट्रेनिंग। 4 से 12 दिसंबर के बीच बनाया गया है इस हमले का ब्लूप्रिंट। इस बीच हाफिज सईद और आईएसआई के अफसरों के बीच 6 बार मुलाकातें हुई हैं। आतंकी घुसपैठ के लिए एलओसी पर 75 से ज्यादा लॉन्चिंग पैड बनाए गए हैं। ये लॉन्चिंग पैड मेंढर, राजौरी, नौशहरा, सांबा, हीरानगर, आरएसपुरा और अखनूर सेक्टरों में हैं। सूत्रों के मुताबिक 150 से 200 आतंकी घुसपैठ के इंतजार में सीमा पार बैठे हैं, जबकि 200 से 250 आतंकी रिजर्व में रखे गए हैं। इन आतंकियों को 16 समूहों में बांटा गया है। आतंकियों की घुसपैठ के इरादे से ही पाक फौज सीमा पर लगातार गोलीबारी कर रही है। India does not believe that Pakistan is showing either sustained commitment or making significant effort or seizing support or dismantling bases of operations of the Lashkar-e-Taiba, the Jaish-e-Mohammed, the Haqqani network and quite possibly the Al-Qaeda. एक तरफ जहां पाकिस्तान में भारत विरोधी आतंकी गतिविधियां चरम पर हैं, वहीं अमेरिका पाकिस्तान को आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने का सर्टिफिकेट दे रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी के मुताबिक पाकिस्तान सरकार अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर रही है। कैरी के सर्टिफिकेट के बाद पाकिस्तान को अमेरिका से $1.5 अरब की आर्थिक मदद मिलने का भी रास्ता साफ हो गया है। पवन शर्मा, जम्मू, IBN 7।
जावेद जब्बार साहब, ये रीजन है, भारत परेशान है आतंकवादी हमलों से और लगातार लिंक्स पाकिस्तान के अंदर मिलते हैं। आप परेशान हैं, पहले से ही आप तो आपने अपना पूरा मौक़िफ़ बना लिया है। आपके मेहमान फरमा रहे हैं शुरू ही गुफ्तगू में कि कोई स्पेस ही नजर नहीं आती। अगर दुनिया की सबसे बड़ी मुंतखब होने वाली जमहूरियत को, जावेद साहब एक छोटी सी बात, कोई एक एग्जाम्पल बता दें कि लश्कर तैयबा हाफिज सईद के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटल करने का कुछ काम किया हो। देखिए देखिए काइंडली यार प्लीज, जब मैं भी इंडिया रेगुलरली आता हूं, मुझे नहीं पता आपके जो मौजूद मेहमान आपने जिनको दावत दी है, ये कब आए पाकिस्तान लास्ट टाइम। ये आप एक अजीब एक गरीब एक दुनिया आपने बना रखी है इंडिया में, और मैं हैरान होता हूं कि किस तरह की ला इल्मी है पाकिस्तान के बारे में। ये सिवाय हाफिज सईद और ISI के और लश्कर तैयबा के और कुछ आपको नजर ही नहीं आता पाकिस्तान के बारे में। बोलना चाह रहे हैं दे डू नॉट रिप्रेजेंट द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। अगर आप अपनी दुनिया में रहना चाहते हैं, विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन मीर अफजल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपको। आप जो मर्जी में आए अपना इंटेलिजेंस रिपोर्ट आप चला दें और अपने व्यूअर्स को बताते रहें एंटी पाकिस्तान डिमोनाइज करते रहें। हम नहीं करते, ये बात नहीं करते हम अपने टीवी चैनल्स पर जिस अंदाज में आप करते हैं पाकिस्तान के बारे में। आपको खुशी होगी कि हम इंडिया को डिमोनाइज नहीं करते। इस तरह मीर अफजल साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं जावेद साहब आपसे। आपके फिल्में हमारे सिनेमा घरों में चलते हैं, हमारे टीवी चैनल्स पे दिखाए जाते हैं। हम कायल हैं आपके कलाकारों के, लेकिन मीर अफजल साहब को मौका तो दे कुछ बोलने का। क्या बहुत मायूस कुन है। आई एम वेरी सॉरी टू सी द स्टेट ऑफ डिस्कोर्स इन इंडिया। जावेद जब्बार साहब, वेरी वेरी सॉरी टू सी। जावेद साहब, मीर अफजल साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। जावेद साहब, आप बड़े अफसोस का इजहार कर रहे हैं, मुझे आपके साथ हमदर्दी है। आप बहुत अफसोस का इजहार कर रहे हैं, मुझे आपके साथ बड़ी हमदर्दी है। खुदा करे कि आप जैसा चाहते हैं वैसा हम बोलने लगे, अगर आपके यहां से भी हमको वैसा ही रिस्पांस मिले। पहली बात तो मैं आपका ये जवाब दे दूं कि इस चैनल पे कम से कम 2 लोग ऐसे जरूर हैं जो कई बार पाकिस्तान गए हैं। एक समिता जी हैं जरूर, चूंकि एक बड़ी न्यूज एजेंसी जो भारत की है मुस्कुरा रही है, हाँ कह रही है, वो जाएंगी जरूर, यकीनन गई होंगी। और मैं तो मेरा ख्याल है 10 बार से ज्यादा जा चुका हूं पाकिस्तान। देखिए यहां बहुत सारे सवाल हम भी उठा सकते हैं, लेकिन चूंकि हम टेररिज्म के हवाले से बात कर रहे हैं, अक्सर आपके बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो बीच बीच में जिक्र करते हैं हिंदुस्तानी मुसलमानों का, उनकी तकलीफों का, उनकी परेशानियों का। हमें खुशी है कि आपको उसकी तकलीफ होती है, लेकिन हमें उससे ज्यादा तकलीफ होती है जब हम कराची में महाजरों का हाल देखते हैं। वहां जो कुछ आज हो रहा है उससे मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं, और कई बार आपके बहुत सारे चैनल्स के ऊपर बैठे हुए एक्सपर्ट से मैं सवाल भी कर चुका हूं कि आप हमारी फिक्र करने की बजाय जिन लोगों ने कुर्बानी दी और यहां से छोड़ करके पाकिस्तान को अपना घर बनाया, थोड़ी सी फिक्र उनकी भी कीजिए। अच्छा प्लीज जावेद जब्बार साहब से भी सुन लें, क्योंकि मेरे पास आखिरी 30 सेकंड है। जावेद साहब उसके बाद जा रहे हैं। जावेद साहब, दूसरी बात आपने मेरी बात छेड़ दिया है। नहीं ये क्या बात है। आप कराची के बाद ये अब एक बिल्कुल एक नए अंदाज में अब आप चाहते हैं कि एक और फ्रंट खोलें ताकि बिल्कुल कंफ्यूजन और फैले। हम बात कर रहे थे कि LOC पर और इंटरनेशनल बाउंड्री पर जो इंसिडेंट फ्रंट नहीं खोला, ये तो फ्रंट ऑलरेडी खुला हुआ है। खुले जा रहे हैं, माफ कीजिए, हमने ये फ्रंट नहीं खोला। ये फ्रंट ना खुलता तो MQM ना बनती। अगर ये फ्रंट आपने ना खोला होता तो MQM नहीं बनती। अल्ताफ हुसैन 10 साल से लंदन में नहीं बैठे होते और वहां से महाजरों की क़यादत न कर रहे होते। ये हम फ्रंट खोल नहीं रहे हैं, ये ऑलरेडी आपने फ्रंट खोले हैं। फाटा में खोला है आपने, नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर में खोला है, मुख्तलिफ आप फ्रंट खोलते रहे अपने देश के अंदर। 8 बजे में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे मेहमान दर मेहमान पाकिस्तान से लगातार एक बात कह रहे हैं, और वो ये कि भारत और पाकिस्तान की बातचीत वापस शुरू होनी चाहिए। और हम बार बार एक बात उनके सामने रख रहे हैं कि पाकिस्तान जमीन पर बाकायदा वो चीजें करके दिखाए जो करनी जरूरी है। जैसे गुजरात में पोरबंदर के पास समंदर में हुए नाव धमाके में मारे गए जो शख्स थे वो स्मगलर नहीं थे, आतंकवादी थे।
ये बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे हैं देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। सारी जानकारी लेने के बाद उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, बहुत सोच समझकर सारी जानकारी लेने के बाद ये बात कही है। पर्रिकर का कहना है कि नाव में संदिग्ध अगर स्मगलर होते तो खुद को धमाके में क्यों उड़ाते। उधर पाकिस्तान का कहना है कि नाव से उसका कोई लेना देना नहीं है। इस धमाके के साथ ही कथित तौर पर 26/11 जैसे हमले की साजिश को नाकाम करने का दावा किया गया। इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले कोस्ट गार्ड ने दावा किया कि नाव में सवार पाकिस्तानी आतंकी गुजरात में हमले की फिराक में थे और घिरने पर उन्होंने नाव समेत खुद को उड़ा लिया। कोस्ट गार्ड के इस दावे पर सवाल भी उठे। कहा गया कि नाव में आतंकवादी नहीं बल्कि नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले स्मगलर थे और नाव में विस्फोटक नहीं बल्कि ड्रग्स थी। अब इन सब अटकलों पर विराम लगाते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि नाव में सवार संदिग्ध आतंकवादी ही थे। A normal boat, even carrying some drug, can throw away the drug and surrender. No one is going to be killing himself unless you are motivated enough to do that. वहीं पाकिस्तान संदिग्ध नाव को अपना मानने से ही इनकार कर रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता तस्नीम असलम का कहना है कि पोरबंदर में मिली नाव का उनसे कोई लेना देना नहीं है। I think this is a very silly allegation. We have checked with our authorities. No boat from Pakistan left. मामले को सियासी एंगल देते हुए कांग्रेस ने कहा है कि अगर रक्षा मंत्री अपने दावे पर कायम हैं, तो उन्हें इस मामले से जुड़ी हर जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए ताकि अटकलों पर रोक लगाई जा सके। अगर सरकार ये समझती है कि जो उन्होंने बताया है वो सही है तो उसके ऊपर सबूत देने या प्रमाण रखने में क्यों हिचकिचाहट है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने यह दावा भी किया है कि धमाके में उड़ने वाली नाव के पीछे एक और नाव थी, लेकिन वो पाकिस्तानी सीमा के भीतर थी, इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके पहले कि मैं बाकी के पास जाऊं, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। सुधांशु जी, आपने आज सुना होगा किस तरह से पाकिस्तान के तरफ से कम कोशिश थी कि क्यों भारत हमसे बात नहीं करता। आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? जमीन पे 1, 2, 3, 4 वो कौन सी चीजें हैं जो आप बदलते हुए देखना चाहते हैं? देखिए, हालात यह है कि पाकिस्तान में 4 अलग अलग सेल्फ इंडिपेंडेंट स्ट्रीम्स हैं। एक तरफ वहां की गवर्नमेंट है यानी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, एक पाकिस्तान का आवाम है और एक पाकिस्तान की फौज है, एक पाकिस्तान का कट्टरपंथी तबका है। एक्चुअली में इन चारों का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अभी जो आपके जावेद जब्बार साहब कह रहे थे, मैं उनसे यही पूछना चाह रहे हैं कि गुजारिश कर रहा था, वो कह रहे थे आपने अपना नजरिया बना लिया पाकिस्तान के बारे में। ये बताइए, हाफिज सईद की रैली होती है और वहां की जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी अपनी रैली कैंसिल कर देती है लाहौर में, क्या उसके बाद कोई सबूत की जरूरत है? और उनके लिए 2 स्पेशल ट्रेन चलती हैं उस रैली के लिए, JUD 1 और JUD 2। क्या वो ट्रेन भी नॉन स्टेट एक्टर्स चला देते हैं? और उनके यहां तो ये होता है कि कारगिल में घुसपैठ हो गई, ऑन रिकॉर्ड उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हमको पता नहीं था। जब इस ढंग की आपकी इंटरनल सिचुएशन हो जाती है तो वो निश्चित रूप से ये दर्शाती है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ऐसे हो गए हैं कि वो बद से बदतर हो गए हैं। जब तक उनमें कोई सुधार की गुंजाइश या हरकत न दिखे तब तक बात करने का क्या मतलब है। हाँ, मगर एक बात मुझे जरूर थोड़ी सी आपत्तिजनक लगती है। अभी मैं आपके ही प्रोग्राम में कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी जी का बयान देख रहा था कि वो ये कह रहे थे कि साहब अगर वो कोई चीज है तो स्टेटमेंट क्यों ना सामने आए। भाई, हमारे रक्षा मंत्री ने तो बयान दे दिया है वोट वाले मुद्दे के ऊपर। मगर मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो भारत के रक्षा मंत्री के बयान से इत्तेफाक रखते हैं या पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने के प्रवक्ता ने जो बोला उससे इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इससे तो लग रहा है शायद वो पाकिस्तान के जो विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता बोल रही थी उनके बयान से अधिक इत्तेफाक रखते हुए नजर आ रहे हैं। मीम अफजल साहब जवाब देना चाह रहे हैं। मीम साहब, देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी, पहले तो ये कह दूं मैं कि मैं चाहता था कि जब कोई पाकिस्तानी बैठे हों तो हम ये वाली गुफ्तगू ना करें, लेकिन आपने अब खुद अभी नहीं है इसलिए करें, कोई दिक्कत नहीं है। और आपसे भी कहूंगा IBN 7, अभी IBN 7 से भी मैं गुजारिश करूंगा कि उन्होंने ये बयान तो दिखाया जो हमारे एक जो प्रवक्ता नहीं है उनका बयान है, जो हमारे पैनलिस्ट हैं, मैं भी पैनलिस्ट हूं उसी तरह से, नेशनल पैनलिस्ट हूं, तो उनका आपने बयान दिखाया। लेकिन जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सुरजेवाला साहब ने कहा, अगर आप उसे दिखाते तो बहुत सारी चीजें बिल्कुल साफ हो जाती। इसलिए हम चाहते हैं कि आप बताएं। एतराज इस पर नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस उभर रहे हैं। देखिए, हम एक डेमोक्रेसी है, मैं आ रहा हूं। देखिए, डेमोक्रेसी है,
2-3 चीजें बड़ी अहम हैं। पहला तो ये कि कुछ सवाल डोमेन में थे और उसका जवाब अगर कोई मांगता है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि जवाब दे। डेमोक्रेसी है, आप जो कहें हम आमन्ना सदकना उसको कबूल कर लें, कोई जरूरी नहीं है। आपको याद होगा, हम ये बात कही जा रही है बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ से कि हम इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। मैं आपको एक इश्तहार दिखाता हूं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था 28 नवंबर को, जब आतंकवादी हमला हुआ था बंबई के अंदर, और 30 तारीख को दिल्ली के अंदर एक हमारे यहां दिल्ली में चुनाव हो रहे थे और उसकी वो होनी थी। तो ये बीजेपी का ऐड है जिसमें लिखा है इन्होंने, ब्रूटल टेरर स्ट्राइक्स एट विल, और ये 28 तारीख के अखबारों में लाए। गोया 26 को हमला हुआ, 27 को भारतीय जनता पार्टी उस टेरर अटैक का फायदा उठाने के लिए इश्तहार दे रही थी, जो 28 को छपा, और 30 को पोलिंग थी। तो पॉलिटिसाइज इस तरह की चीजों को आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं? ये तो गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं पॉलिटिसाइज करेंगे। साहब क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि पहले से कोई जानकारी थी सरकार को? टाइम्स ऑफ इंडिया का इश्तहार है, मैं दिखा रहा हूं आपको। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर इश्तहार है जो हमारे खिलाफ उस वक्त छपा और इसके जरिए दिल्ली में वोट लेने की कोशिश की गई। तो सियासत आप करते रहे हैं या हम कर रहे हैं? हमने आपसे सवाल किया है। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए, ये गंभीर आरोप है। आज 5वां दिन है एमईए की तरफ से। देखिए, जब 26/11 पर हुआ था तो हमने एक गंभीर सवाल आपने उठाया, इसका पहले जवाब होने दे, फिर मैं आपकी और बातें सुनूंगा। सुधांशु जी, को जवाब देना पड़ा। उसके बरक्स अभी तक आपकी सरकार ने पाकिस्तान से कोई प्रोटेस्ट नहीं किया है इस कश्ती वाले मामले को लेकर के, इस बोट के मामले को लेकर के। अब जवाब, टेररिस्ट थे, अब जवाब, तो आपने अभी तक उसके लिए आपने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? और मीर अफजल साहब, थोड़ा सा अगर आप ये दिखा पाए इस पर क्या लिखा है, थोड़ा सा हम कैमरा उस पे रख के देखें, ये जो आप ऐड दिखा रहे हैं, ये जरूर लें। ये इसको सुधांशु जी कर दें। आपका जवाब। देखिए, अगर कांग्रेस भूतकाल में जाना चाहती है तो वो कितने संवेदनशील रहे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों के ऊपर डिबेट करना चाहते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 99 के कारगिल युद्ध के समय लाहौर बस उल्टी दिखाकर प्रदर्शन किया था कांग्रेस ने। कांधार हाईजैकिंग के समय प्रधानमंत्री आवास के बाहर पीड़ित परिवारों का लेकिन प्रदर्शन करवाया। और एक मुझे वाक्य पूरा कर दे। 98 में पोखरण दिल्ली में आप वोट देने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान का डर दिखाकर। थ्रेट थी। 98 में हमारी सरकार ने पोखरण विस्फोट किया तो प्रश्न किया गया कि ऐसी क्या सिक्योरिटी थ्रेट थी? अरे 74 में जब पोखरण विस्फोट हुआ, हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। 95 में जिनेवा में जब पाकिस्तान प्रस्ताव लेके आ रहा था, नेता प्रतिपक्ष रूप में अटल जी समर्थन करते हुए गए थे। हमें लगता है कि 130 साल पुरानी पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषयों के ऊपर अपने वर्तमान अपरिपक्व नेतृत्व के प्रभाव के कारण अपरिपक्व होती चली जा रही है। उसे इसलिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। आपने इसका जवाब नहीं दिया। ये जो मैंने इश्तहार दिखाया है, जो भारतीय जनता पार्टी का इश्तहार छपा टाइम्स ऑफ इंडिया में, कलर्ड फोटोग्राफ है ये, उसका जवाब नहीं दिया। और आप इसको इस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमने उससे पहले माजी में गलती की थी इसलिए आपने की। भाई तो देखिए, अगर आप ये गलती कर दी तो बिल्कुल मैं जवाब देता हूं। कह रहे हैं हमको पाकिस्तानी कैसे कह रहे हैं आप? आप हमें पाकिस्तानी क्यों करार दे रहे हैं? आपने आपके पास, आपकी पार्टी के पास सर्टिफिकेट है? हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं। आपका एक आदमी जो कहे कि जो मोदी जी को वोट ना डाले वो पाकिस्तान चला जाए, उसको आप मंत्री बना दें। और आज आप ये कहें कि जो ये जबान बोल रहे हैं, जो सवाल कर रहे हैं सरकार से नेशनल सिक्योरिटी पर, वो लोग पाकिस्तानी हैं, तो ये बात तो मेरे ख्याल में बहुत गैर मुनासिब बात है ये। हाँ, मीम अफजल साहब, जो आपने 2008 के इश्तिहार की बात कही है, वो भारतीय जनता पार्टी ने क्यों कहा था, उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। जी, वो जवाब ये है कि 2004 में हमने जनरल मुशर्रफ से ये कमिटमेंट कराया था कि पाकिस्तान की सरजमी का यूज दहशतगर्दी के लिए नहीं करने देंगे। 2007 तक हालात सामान्य रहे। आपने जाकर हवाना में यह कह दिया कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से पीड़ित देश है 2006 में। और 2008 में आपने शर्म एल शेख में कहा कि आतंकवाद की घटनाओं से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। कितना बड़ा आपने हथियार दिया पाकिस्तान को। इस वजह से 26/11 के हमले के बाद हमने आईना दिखाने की कोशिश की कि क्या अभी आप शर्म एल शेख के बयान पे आप दोनों को मैं यहां पे रोक रहा हूं क्योंकि हमारे साथ शाहजेब जिलानी, वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं, कराची से, और साथ ही साथ उनके पास जाऊं उससे पहले कर्नल अनिल कौल कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। कौल साहब, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है और भारत सरकार की पॉलिसी का सवाल है, कहीं आप राजनीति का घालमेल भी देख रहे हैं इसमें?
मुझे बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पे ये आपस में जो मुद्दा है पाकिस्तान के बारे में और ये दो दिग्गज पॉलिटिशियंस आपस में लड़ पड़े हैं। द पॉइंट इज, मेरे पास 3 पॉइंट हैं और उस पर तवज्जो देना बहुत जरूरी है। मुशर्रफ के टाइम के अपने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को भी बुलाया है। उनके टाइम पे और जब भी यहाँ पे मिलिट्री शासन रहा है पाकिस्तान में, तब ये प्रॉब्लम नहीं आई है, नंबर 1। नंबर 2, आप ही के प्रोग्राम में 2 दिन पहले इनके एक ब्रीडे मुजाहिद थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अवाम अब चाहता है कि LOC पे दर्जे हरारत बढ़ाई जाए। ये बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी रिक्वायरमेंट्स हैं और अगर आर्मी से ही हमने बातचीत करनी है तो आर्मी को सामने लाया जाए और इनको पॉलिटिशियंस को पीछे बिठाया जाए। 1 मिनट, अब पाकिस्तान चलते हैं। शाहजेब जिलानी वहां से हमारे साथ है। शाहजेब, ये बताएं कि क्या ऐसा कोई भी काम है पिछले 2-3 महीने के अंदर जो पाकिस्तान की सरकार ने किया हो, जिसके बेसिस पे अमेरिका ये कह रही है कि पाकिस्तान सरकार बाकायदा एक्ट कर रही है अगेंस्ट लश्कर ए तौयबा और इस तरह के जो आतंकवादी संगठन है इनके ऊपर? देखिए, पाकिस्तान ने नॉर्थ वजीरिस्तान में जो ऑपरेशन शुरू किया इस पिछले साल जून में, जिसको अब 6 महीने होने वाले हैं, ये एक ऐसी डिमांड थी जो अमेरिका और बाकी देश काफी अरसे से पाकिस्तान से डिमांड कर रहे थे। लेकिन हमारी जो पिछली आर्मी की लीडरशिप थी या पॉलिटिकल लीडरशिप थी, वो उनमें थोड़ा हिचकिचाहट थी कि ऐसा करने से नुकसान होगा। लेकिन ये जो नए आर्मी चीफ आए हैं, जनरल राहिल शरीफ, इन्होंने काफी हिम्मत दिखाई और उन्होंने कहा कि हमें नॉर्थ वजीरिस्तान का में सफाया करना होगा तमाम आतंकवादियों ये तो नॉर्थ वजीरिस्तान की बात हुई। जहां तक ऐसे संगठन जो भारत के अंदर आकर, जो भारत आरोप लगाता रहा है, और मैं इसमें किसी की साइड नहीं ले रहा हूं, ऑब्जेक्टिव होकर बोल रहा हूं कि भारत का आरोप ये लगता रहा है भारत सरकार का कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए कुछ संगठन है जो इस पार आके हमले करवाते हैं और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन यहां पर इस तरह दी जा रही है कि 200 और लोग घुसपैठ करने के लिए इस वक्त आना चाहते हैं। अब इसकी सच्चाई में पाकिस्तान में विश्वास नहीं करेंगे लोग, कई लोग, लेकिन क्या एक्चुअली कोई कार्रवाई की गई है लश्कर के ऊपर अभी तक? नहीं, लश्कर तो देखें एक बैंड तंजीम है। उसके बाद फिर जमात उद दावा बनी, जिसके हाफिज सईद जो हैं वो उसके लीडर हैं। कहने का मकसद ये है कि जब पाकिस्तान ने अगर नॉर्थ वजीरिस्तान में कार्रवाई की है तो नॉर्थ वजीरिस्तान का मतलब ये नहीं समझें कि वो सिर्फ अफगानिस्तान में जाकर हमले करते थे वहां के लोग, या वो पाकिस्तान के अंदर करते थे। लश्कर ए तैयबा, जिहादी ग्रुप्स, इन सब के आपस में क्रिस क्रॉस करते हैं। जो पंजाबी तालिबान हैं, जो जिनके बारे में समझा जाता है कि वो काफी इंडिया फोकस्ड हैं, उनके भी सारे ताने बाने जो हैं नॉर्थ वजीरिस्तान से। जनरल कादियान कुछ बोलना चाह रहे हैं। कादियान साहब, वो कौन सी 2-3 चीजें जिससे क्लियरली समझ में आएगा कि पाकिस्तान की तरफ से काफी अच्छी सी बातें वहां के गेस्ट पिछले 3 दिन में आके कर रहे हैं यहाँ पे, पर जमीन पे क्या चेंजेस भारत देखना चाह रहा है? देखिए, आज की जो चर्चा का विषय था वो टेररिज्म था। हमारे पाकिस्तान के मेहमान भी हैं, तो मैं अनिल कौल साहब के साथ सहमत हूं कि अगर हमने पार्टी की डिबेट करनी है तो ये फोरम सही नहीं है, आप कहीं और कर सकते हैं उसको, हम उसमें नहीं जा रहे। मैं जावेद इकबाल साहब ने बड़े अच्छे जज्बात का इजहार किया था, मैं उनकी कदर करता हूं, लेकिन एक बात इतिहास की है जो बदली नहीं जा सकती। हिंदुस्तान एक बड़ा देश है, हमारे तो 15,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा लैंड बॉर्डर है, 6 और भी देश पाकिस्तान करे जिससे कि इंडिया कहेगा कि हाँ अब बातचीत कर सकते हैं हम। हेलो, स्पेसिफिकली वो कौन सी ये कह रहा था कि अगर 6 हमारे और भी पड़ोसी देश हैं, अगर फायरिंग सिर्फ पाकिस्तान के बॉर्डर पर होती है, हिंदुस्तान तो चाहता है सबको साथ लेके चले। वो तो प्रधानमंत्री ने मई में सबको बुला के बताया था कि जितने छोटे देश हैं, हम सबसे बड़ा देश है, वो तो एक असलियत है, हम सबको साथ लेके। लेकिन फायरिंग अगर सिर्फ पाकिस्तान के बॉर्डर पर होती है तो कसूर हिंदुस्तान का नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं आपसे जानना चाहता हूं बातचीत का माहौल क्या बन सकता है इस वक्त, और उसके लिए पाकिस्तान को क्या करते हुए देखना चाहता है भारत? जी स्मिता, किससे, मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी जी, आप ही से सीधा सवाल कर रहा हूं। व्हाट शुड पाकिस्तान डू? देखिए अभी जो माहौल है पाकिस्तान के लिए, इंडिया इज नॉट प्रायोरिटी।
वो अभी नॉर्थ वजीरिस्तान, जैसे आपके पाकिस्तान गेस्ट कह रहे थे, वो नॉर्थ वजीरिस्तान में जो टारगेटेड ग्रुप्स हैं उनको अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मिलिट्री कोर्ट सेटअप कर रहे हैं। और जहां तक LET और JUD का सवाल है, वो तो इनके फुट सोल्जर्स हैं, वो तो पाकिस्तान आर्मी के फुट सोल्जर्स हैं, वो उनके फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, तो उनको तो वो बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, उनको तो वो और इनकरेज करेंगे, क्योंकि नहीं तो उनको अपनी आर्टिलरी यूनिट्स, इन्फेंट्री वगैरह बॉर्डर पे लाना पड़ेगा, LOC पे लाना पड़ेगा, इसलिए वो नहीं उनको टारगेट करेंगे। तो अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हाफिज सईद को वो जेल में बंद कर देंगे या ज़कीउर रहमान लखवी को वो दे विल नॉट लेट हिम वॉक आउट, ये बिल्कुल इट्स अनइमेजिनेबल दैट दे विल क्रैक डाउन ऑन JUD और LET। पाकिस्तान से आप इस पर कुछ बोलना चाहिए? मानकर चलना पड़ेगा कि पाकिस्तान के लिए इंडिया प्रायोरिटी नहीं है। शाहजेब, अब इसका जवाब देना चाहेंगे? नहीं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ, और आपके काफी सीनियर पॉलिटिशियंस इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं, कि पाकिस्तान में जब प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे जीत कर पिछले साल, तो उन्होंने काफी दफा ये कहा कि वो पड़ोसी देशों के साथ, खास करके भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, वो कारोबार बढ़ाना चाहते हैं। अब ये बात सब इंडिया में भी समझते हैं कि पाकिस्तान की जो सिविलियन लीडरशिप है वो चाहती है कि मामला ठीक हों, उसके बाद तो हाथ काफी हद तक बांध दिए ना पाकिस्तान की फौज नवाज शरीफ के। फौज क्या चाहती है? देखिए, फौज के एक इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट रहे हैं पिछले 60 सालों में, फौज का एक इंटरेस्ट रहा है। भारत के जो पॉलिटिशियंस हैं या मीडिया है या सिविल सोसाइटी है, उससे पाकिस्तान के अवाम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप को स्ट्रेंथन करें। अगर वो पेशकश कर रहे हैं, दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, तो उसका रिस्पॉन्स दें। अनफॉर्चुनेटली जब से आपने महत्वपूर्ण बात कही, तो ये हमें देखने को नहीं मिल रहा। आखिरी जवाब 30 सेकंड। सुधांशु जी, स्मिता समय समाप्त हो रहा है। सुधांशु जी, आखिरी 30 सेकंड। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा को तैयार है, आपकी फौज मानने को तैयार नहीं है। एक मिनट सुधांशु जी, आखिरी 30 सेकंड। मैं ये कहना चाहूंगा कि शाहजेब साहब जो कह रहे हैं, अगर ये हकीकत है तो पहले फौज अपने नजरिए में सुधार करे, ताकि जो सियासी जमात वहां की चाहती है, आवाम जो चाहता है, अगर फौज उसके हिसाब से चले तब तो पॉसिबल हो सकता है। पर फिलहाल हमें फौज के नजरिए में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। स्मिता, आखिरी 30 सेकंड इसलिए क्योंकि आप कुछ महत्वपूर्ण बात बोलना चाह रहे हैं। नहीं, ये भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप को स्ट्रेंथन करें या पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है उसको स्ट्रेंथन करें। ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो अपनी सिविलियन लीडरशिप को बताए कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है, जो वो आर्मी के लिए, आर्मी को पावर दे रही है वो गलत है। ये पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन आप सब बहुत महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी इस पर हम आगे बात करते रहेंगे। सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। आठ बजे अब आपकी राय का समय हो गया है। आपके जो SMS हमें मिले हैं उनके जरिए आपकी जो राय सामने आई है। हमारा सवाल यह था, क्या भारत के मुंह तोड़ जवाब से बौखला गया है पाकिस्तान? इस सवाल के जवाब में बड़ी तादाद में हमें SMS मिले हैं और 90% लोगों का कहना है हाँ, पाकिस्तान बौखला गया है। 10% का कहना है नहीं।